हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना सीखेंगे। अर्थात आज की क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आज की क्लास में हम इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। To form a complex sentence by combining two or more than two simple sentences, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। हमने पढ़ाया था शुरुआत की मैंने पहले वीडियो में शुरुआत में आपको बताया था सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस में आपको संयोजन करना, अर्थात शब्द वाक्यों का संयोजन करके एक सेंटेंस बनाना। वो कितने प्रकार से बना सकते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। गाइस, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है। इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम्स में भी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाना आता है। तो समझते हैं किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसका पहला नियम है, देयर आर थ्री टाइप्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 तरीके हैं। नाउन क्लाउज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, और उसी प्रकार से एडवर्ब क्लाउज का भी प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रूल फर्स्ट समझते हैं। पहला नियम हम लोग समझेंगे नाउन क्लाउज का प्रयोग करके, अर्थात नाउन क्लाउज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा एक चर्चा और कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना, ज़रूरी है जानना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसकी चर्चा कर लेते हैं गाइस। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात जिसका भाव या जिसका अर्थ खुद में स्पष्ट होता है। उसे अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य क्लॉजेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आश्रित उपवाक्य होता है। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, क्लॉज उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स उपवाक्य। उसी प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स आश्रित उपवाक्य, अर्थात यह सबऑर्डिनेट क्लॉज वो उपवाक्य है जिसका अर्थ स्वयं में स्पष्ट नहीं होता है। उसका अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्पष्ट हो गया ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और मोर देन वन, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। चलिए हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। हम अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। तो समझिएगा इसको, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड बाय 5 टाइप्स। अब यहाँ पर देखिए, नाउन क्लॉज का प्रयोग हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग। जैसे यू आर अ डॉक्टर, इट इज़ नोन टू ऑल, सेपरेट में लिखा हमने, ध्यान समझिएगा। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है। अब देखो हमको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। किसका प्रयोग करना, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये नाउन क्लॉज का प्रयोग। नाउन क्लॉज का प्रयोग हमें सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में करना है, अर्थात वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करना है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में करना है। जैसे यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है। अब देखो दैट यू आर अ डॉक्टर, दैट यू आर अ डॉक्टर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट टू अ वर्ब।
सब्जेक्ट हो गया ना, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में हमको प्रयोग करना है। दैट यू आर ए डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर हो, इज सर्टेन टू ऑल, सबको पता है, सबको पता है कि आप डॉक्टर हैं। अर्थात यू आर ए डॉक्टर, सबको पता है। दैट यू आर ए डॉक्टर, सबको पता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट हुआ वर्ब के रूप में प्रयोग करना। उसी प्रकार से दूसरा नंबर समझिएगा, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमको किस प्रकार से नाउन का प्रयोग करना है या नाउन फ्रेज का प्रयोग करना है, तो उसको समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग करना है, कैसे करना है देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, अर्थात एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग। चलो, क्लॉज समझ रहे हो ना, क्लॉज उपवाक्य, अर्थात वो उपवाक्य वो होते हैं जिनका अर्थ तो स्पष्ट होता है लेकिन वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात फुल स्टॉप नहीं लगता है इसमें। ठीक, जैसे लिखा हुआ है गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, गौरव एक स्मार्ट बॉय है। एवरी टीचर नोज हिम, नोज इट, सभी टीचर यह जानते हैं। अब देखो गाइस, हमको अब की बार क्या करना है, नाउन क्लॉज का प्रयोग किस रूप में करना है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सिंपल सी बात है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एवरी टीचर नोज दैट, एवरी टीचर नोज, नोज हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। दैट गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो दैट गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय हमारा हो गया ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्लियर है ना गाइस? जो अंडरलाइन वर्ड सामने दिया हुआ है, ये अंडरलाइन वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्लियर है ना? और किस रूप में है ये नाउन क्लॉज के रूप में है। क्या है ये? नाउन क्लॉज के रूप में है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर किस रूप में होगा आपका, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। नाउन क्लॉज का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, जैसे वी टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट रिले ऑन इट। वी टोल्ड यू यस्टरडे, हमने तुम्हें कल कहा था, यू मस्ट रिले ऑन इट, आपको इसी में रिले होना पड़ेगा। चलिए, जैसे अब कंबाइन करके देखते हैं, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट रिले ऑन, आपको उसी पर स्थिर रहना पड़ेगा, व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, जो हमने कल आपको कहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसका प्रयोग कर दिया। ये क्या है हमारा, ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये बिटवीन, ये हमारे सब प्रीपोजिशन होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे, व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, तो पूरा मिलाकर कंबाइन करने पर हो जाएगा वी मस्ट, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे। चलिए, उसी प्रकार से अगला नंबर देखते हैं। 5 भागों में बांटा गया है ना, मैंने कहा था भी नाउन क्लॉज को 5 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो इसका चौथा प्रकार, डी नंबर का प्रकार है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कालिदास हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या कालिदास नहीं, सॉरी, कनिका, कनिका हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्ज़ाम में फेल हो चुकी है। और द रीज़न इज़ हर केयरलेसनेस, और कारण उसकी केयरलेसनेस है, अर्थात वो केयरफुल नहीं थी जिस कारण से वो फेल हो गई। अब इसको क्या करना है आपको, वर्ब टू अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमको यूज़ करना है। कॉम्प्लीमेंट कब आता है, सेंटेंस के प्राय लास्ट में ही आता है। तो द रीज़न ऑफ कनिकास फेलर इज़ द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन इज़ दैट शी वाज केयरलेस। तो यहाँ पे दैट शी इज़ केयरलेस, दैट शी इज़ केयरलेस हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वाक्य को पूरा करता है, अर्थात सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से एक बार समझिएगा, कनिका हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्ज़ाम में फेल हो गई। द रीज़न इज़ हर केयरलेसनेस, कारण उसकी केयरलेसनेस है। अब देखो गाइस, हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पूर्ण होता है और सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है। द रीज़न ऑफ कनिकास फेलर इन द एग्जामिनेशन इज़ दैट शी इज़ केयरलेस, कि वह केयरलेस है, अर्थात कनिका एग्ज़ाम में फेल हो गई, उसका कारण क्या है कि वो केयरलेस थी, है ना। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। चलो, इसी प्रकार से लास्ट वाला भी देख लेते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, ई नंबर देख लेते हैं, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। नाउन के लिए
केस इन अपोजिशन के रूप में, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। जैसे इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, इंदिरा गांधी को शॉट डेड कर दिया गया, शूट कर दिया गया। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, पूरे देश में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। अब इसको क्या करना है, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन वर्ड रखा है वही है हमारा केस इन अपोजिशन नाउन का, अर्थात द न्यूज़ क्या है, नाउन हो गया। इसका केस इन अपोजिशन क्या है, दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड। द न्यूज़ कॉमा लगाकर बनाते हैं इसको, अच्छा, द न्यूज़ दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड कॉमा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। समाचार कि इंदिरा गांधी शॉट डेड हो गई, समाचार पूरे देश में वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, जंगल की आग की तरह फैल गया। ठीक, इस प्रकार से शुरू करना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला रूल हमारा होगा एडजेक्टिव केस का प्रयोग करके, अर्थात यूजिंग एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव केस का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, अर्थात किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है गाइस जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है, अर्थात वह उपवाक्य होता है जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, उसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के भाव की आवश्यकता लेनी पड़ती है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे, रूल सेकंड इसका है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग इसको दूसरे पार्ट में समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, अर्थात बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। इफ़ इन द सेकेंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस देन मेक एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ सेकेंड सेंटेंस, अर्थात यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। एक बार फिर समझिएगा, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए, क्या, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। तो दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। कैसे बना देते हैं वो समझिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, प्रणव ब्राउट अ बुक, प्रणव एक बुक लाया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ पर समझना है हमें करना क्या है, ये देखिए हमें करना क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्लॉज पहले समझ रहे होंगे आप लोग ना, ये जो हमने अंडरलाइन कर दिया है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। चलिए समझते हैं अच्छा इसको। प्रणव ब्राउट अ बुक, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसे कंबाइन करना है, प्रणव ब्राउट अ बुक विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव एक बुक लाया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव एक बुक लाया और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो हम इसको जोड़ देंगे, प्रणव बुक लाया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो के लिए क्या होता है, चूँकि बुक के लिए है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर विच लगाएंगे। और अगर सजीव के लिए होता तो विच के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, हु मीन्स जो, ठीक है ना गाइस, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको एक बार फिर देखिएगा, प्रणव ब्राउट अ बुक, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव ब्राउट अ बुक विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्या है हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हमने इसको बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है। उसी प्रकार से अच्छा अगला देखिएगा
अगला एग्जाम्पल समझिएगा। दिस इज़ द टाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बाउट देयर। दिस इज़ द टाउन, यह कस्बा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न हियर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ जन्मे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज़ द टाउन, यह वही टाउन है जहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। दिस इज जहाँ, जहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर। यस, वेरी गुड, जहाँ। यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है। एडजेक्टिव का प्रयोग हमने कर दिया ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपने जाना था ना एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव आर देयर, 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। तो उसमें से ये भी एक प्रकार है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो प्रश्नवाचक एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है ना। यस, वेरी गुड। तो क्या? दिस इज़ द टाउन वेयर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न, यह वही टाउन है जहाँ, जहाँ लगाएंगे ना इसमें, मैंने क्या बोला था आपको? हिंदी में पहले अर्थ निकाल लेंगे, हिंदी में अर्थ निकालने के बाद हमको उसी को ट्रांसलेट कर देना है। हमको नियम क्या याद रखना है कि हमें उसमें एक एडजेक्टिव का प्रयोग अवश्य करना है दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। अच्छा, अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। सेपरेट में लिखा हुआ है, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। एक आदमी मेरे पास आया जो अंधा था। जो के लिए क्या होता है? जो के लिए हु भी होता है और जो के लिए विच भी होता है। याद रखिएगा, जब किसी जीवित चीज़ के लिए होता है अर्थात मनुष्य या ह्यूमन बींग्स के लिए होता है तो हम लोग यहाँ पर हु मीन्स जो का प्रयोग करते हैं, और वही चीज़ सेंसलेस चीज़ के लिए होता है और नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है तो हम लोग वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? तो हम लोग क्या बनाएंगे? अ मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, एक आदमी मेरे पास कल आया जो अंधा था। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह कुछ कारण से रो रही थी। एवरीवन नो द रीज़न, एवरीवन नोज द रीज़न, न्यू द रीज़न, वेरी गुड। एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था। अर्थात शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारण से रो रही थी, और एवरीवन न्यू द रीज़न, और प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था। अब इसको हमें कंबाइन करना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है? यस, वेरी गुड, वाई मीन्स क्यों। अरे क्यों या की क्यों एक ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्यों या की क्यों, वाई मीन्स क्यों भी होता है और वाई मीन्स की क्यों भी होता है। क्यों जोड़ना, इससे क्या बनेगा? वो हमारा एक प्रकार से कंजंक्शन वाला काम भी कर रहा है ये एडजेक्टिव हमारा। चलिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हाँ, एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था कि वह क्यों रो रही थी। वाई शी वॉज वीपिंग, एवरीवन न्यू द रीज़न वाई शी वॉज वीपिंग। समझ रहे ना आप लोग? शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारण से रो रही थी। एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानते थे। अब इन दोनों को मिलाकर कंबाइन कर देंगे एडजेक्टिव के माध्यम, एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से। तो एवरीवन न्यू द रीज़न वाई शी वॉज वीपिंग, वाई शी वॉज वीपिंग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। ठीक, कुछ विशेष जान लेते हैं इसमें। एडजेक्टिव क्लाउज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हुज, हु, व्हाट, विच, हुम, या किसी रिलेटिव एडवर्ब जैसे वाई, व्हेन, वेयर और हाउ से बनता है। इन शब्दों को जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही हो उसके पास रखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा ना, आप लोगों ने जिसके बारे में बात हो रही है उसी किसको पास रखा जा रहा है। तो नोट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे जो भी मैं आप लोग के लिए नोट्स बनाता चल रहा हूँ उसको आप लोगों को बहुत केयरफुली हैंडल रखना है, उसको फेयर कॉपी में बराबर नोट करते चलना है, अप टू डेट रहना है। मैं पर डे मॉर्निंग 8:30 पे आपको लाइव भी आता हूँ, साथ में कुछ प्रीमियर वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उसको वॉच करिए रेगुलर। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक रेगुलर हर एक टॉपिक पर आप लोगों को क्लास लेता रहूँगा, उसको आप लोग वॉच करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है ना। चलिए, तो गाइज़ अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके, अभी तक हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके। अब हम सीखेंगे, पहले हमने क्या सीखा? नाउन क्लाउज का प्रयोग करके। फिर हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके। अब अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। सिंथेसिस की आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नाउन क्लाउज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो समझते हैं। For making complex sentences from adverb clause, we need to use different conjunctions। अर्थात एडवर्ब क्लाउज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। यू नो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो एक प्रकार से दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, कंजंक्शन। चलिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा पहले एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे शोइंग नियरनेस, क्या एडवर्ब क्लाउज शोइंग नियरनेस समय को प्रदर्शित करते हैं, तब उनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कैसे उनको मिला करके या उनके माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मेन कंजंक्शन, कौन कौन से मेन कंजंक्शंस हैं पहले उसको जान लेते हैं। ऐसे कंजंक्शंस जो शोइंग टाइम, जो समय को दर्शा रहे हैं, वे कौन कौन से कंजंक्शंस हैं पहले उसको जान लेते हैं, है ना। चलिए समझिएगा। जैसे मेन कंजंक्शन कौन कौन से हैं? व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज लॉन्ग एज, टिल और अनटिल। ये सभी क्या है? शोइंग टाइम एडवर्ब्स हैं। अर्थात ये एडवर्ब ऐसी एडवर्ब हैं जो समय को दर्शा रही हैं, जो समय की सूचना दे रही हैं। चलो अभी इसको सेपरेट का और कंबाइन करके देखते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने पर क्या बनाना है? हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होते हैं जिनका अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? अर्थात आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं जो स्वयं अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जिनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है। समझ गए ना आप लोग इतना? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? शोइंग नियरनेस एडवर्ब का प्रयोग करना। उसमें कुछ महत्वपूर्ण हम लोगों ने जान लिया। जैसे व्हेन का व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज लॉन्ग एज, टिल और अनटिल। ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो टाइम को दर्शाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शी वेटेड फॉर हर फादर, उसने अपने पापा का इंतज़ार किया। शी वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उनके आने तक प्रतीक्षा किया। अब देखो बेटा, इसको हमें कंबाइन करना है। इनमें से जो हमने ऊपर एग्जांपल दिए हैं, ये हमने जो शोइंग टाइम संबंधी एडवर्ब लिखे हैं, उन्हीं में से प्रयोग करके आपको बनाना है। तो पहले इसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। जैसे शी वेटेड फॉर हर फादर, उसने अपने पापा का इंतज़ार किया। शी वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उनके आने तक प्रतीक्षा किया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा? उसने अपने पापा का इंतज़ार उनके आने तक किया। क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। उसने उनके अपने पापा का इंतज़ार उनके आने तक किया। शी वेटेड फॉर हिज या हर फादर, शी वेटेड फॉर हर फादर टिल ही अराइव्ड। शी वेटेड फॉर हर फादर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। टिल ही अराइव्ड, उनके आने तक, उनके आवागमन तक या उनके पहुंचने तक, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज गाइस। तो हमने किसका प्रयोग किया? टिल का प्रयोग किया। ये टिल क्या है? हमारा एडवर्ब है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब तो सिंगल वर्ड में हो सकता है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज जब आएगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा ना। एडवर्ब क्या होता है? वे शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें या अपने सेंटेंस में आने वाले अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करें, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। तो शी वेटेड हर फादर टिल ही अराइव्ड, उसने अपने पापा का इंतजार किया टिल ही अराइव्ड, उसके पहुंचने तक। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। ये टिल क्या शो कर रहा है? टिल यहाँ पर टाइम शो कर रहा है। और टिल है क्या हमारा? ये हमारा एडवर्ब क्लॉज के रूप में प्रयोग हो रहा है। शोइंग टाइम, इसको मिला करके हम प्रिंसिपल और कंबाइंड, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना? और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दूसरा हमारा नियम कहेगा शोइंग प्लेस, स्थान स्पष्ट करने के लिए। अर्थात ऐसे एडवर्ब क्लॉजेस जो
शोइंग प्लेस होते हैं, अर्थात स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, स्थान शो कर रहे हैं। जैसे वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, मेन कंजंक्शंस कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे मेन कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, वेयर, वेयर एवर। मेन कौन कौन से हैं, वेयर और वेयर एवर, जहाँ और जहाँ कहीं। जैसे इसको सेपरेट और कंबाइन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, स्वामी विवेकानंद वेंट टू मैनी प्लेसेस। स्वामी विवेकानंद बहुत से स्थान गए और ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, और उनका हर जगह वेलकम हुआ। तो स्वामी विवेकानंद बहुत से स्थानों तक गए और हर स्थानों पर उनका वेलकम हुआ, हर स्थानों तक उनका स्वागत हुआ। अब इसको हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे, स्वामी विवेकानंद जहाँ जहाँ भी गए हर जगह उनका स्वागत हुआ ना, या फिर स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया गया जहाँ भी वे गए। जहाँ भी वे गए मीन्स जहाँ कहीं, वेयर एवर, जहाँ कहीं, जहाँ वेयर, जहाँ कहीं वेयर एवर। तो समझ में आ गया ना, वेयर एवर कंजंक्शन का प्रयोग करके हम ये एडवर्ब क्लाउज, ये हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है, ये कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है या क्लाउज लिखा हुआ है, ये एडवर्ब क्लाउज है क्योंकि ये नाउन, क्योंकि ये एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे गए, जहाँ कहीं भी वे गए, है ना। ठीक, वेरी गुड। तो इसको मिलाकर क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। स्वामी विवेकानंद जी का वेलकम किया गया जहाँ कहीं भी वे गए। क्लियर। उसी प्रकार से अगला नंबर हम लोग जानेंगे, शोइंग रीज़न, कारण दर्शाने वाले। मेन कंजंक्शन कौन कौन से हैं, बिकॉज, एज और सिंस। इन तीनों का प्रयोग करके हम शोइंग रीज़न स्पष्ट करेंगे, या दो से सिंपल सेंटेंसेस को इन कंजंक्शन के प्रयोग से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सेपरेट में लिखा हुआ है, पैसेंजर्स पुश्ड ऑन अनदर, they wanted to enter the compartment। पैसेंजर्स पुश्ड ऑन अनदर, अर्थात पैसेंजर्स एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और they wanted to enter the compartment, वे कंपार्टमेंट में इंटर करना चाहते थे। अब देखो यहाँ पर बिकॉज कारण बता रहे हैं ना, जहाँ पर कारण शो हो रहा होगा, जहाँ पर कारणात्मक भाव स्पष्ट हो रहा होगा वहाँ पर हम लोग बिकॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कारण तो है ही है, क्यों, कारण क्या है, पैसेंजर्स एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कारण क्या धक्का देने का था, क्योंकि वे सभी कंपार्टमेंट में इंटर करना चाहते थे, कंपार्टमेंट में प्रवेश करना चाहते थे। अब कंबाइन करेंगे दोनों को तो हो जाएगा, पैसेंजर्स पाउच्ड वन अनदर बिकॉज दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। पैसेंजर्स एक दूसरे को पाउच्ड कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, क्योंकि दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, वे कंपार्टमेंट में इंटर करना चाहते थे। तो यहाँ पर बिकॉज दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लाउज। ठीक, वेरी गुड। इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं, शोइंग कंडीशन, शर्त प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन। जैसे इफ़, अनलेस, इन केस। कौन कौन से हैं, इफ़, अनलेस और इन केस, ये तीन है ऐसे जो शर्त प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कंडीशन स्पष्ट करते हैं। सेपरेट और कंबाइन के माध्यम से समझते हैं। जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओगे। शर्त क्या है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तो परिणाम क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, आप पास हो जाओगे। ये शर्त वाले ऐसे कंजंक्शंस हैं, इनका प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, क्या, कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यहाँ पर इफ़, अनलेस या हमको इस तरह से प्रयोग करना है ना, इन सब का प्रयोग करना है हमें। तो कैसे प्रयोग करेंगे इसका, थोड़ा सा और नेक्स्ट, ये शर्त प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इफ़, अनलेस या इन केस में से कोई एक का प्रयोग करना है। कठिन मेहनत करो यदि तुम सफल होना चाहते हो, तो या तो फिर वर्क हार्ड इफ़ यू गेट सक्सेस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तब आप सफल होगे। या फिर वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, ये बना सकते हैं। या फिर इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करोगे या कठिन मेहनत करते हो
तो यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओगे। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, हम लोग जब एक सिंपल सेंटेंस, चलो उसको बाद में आगे हम लोग बताएंगे, भी समय अभाव है, थोड़ा सा स्पीड से चलना है। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। हमने यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया है ना। इस प्रकार से हम लोग शोइंग कंडीशन वाले वाक्यों में इफ़, अनलेस या इन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा अगला नंबर देख लीजिए, शोइंग कंपैरिजन, तुलना करने वाले कंजंक्शंस का भी प्रयोग करके जो एडवर्ब क्लाउज होते हैं उनके द्वारा एडवर्ब क्लाउज हम लोग बनाते हैं, और वही हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। जैसे मेन कंजंक्शंस कौन कौन से हैं भी जानना ज़रूरी है, एज, सो एज, देन और सो। एज का प्रयोग किसमें होता है, जब हमारा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। सो एज का प्रयोग कब करते हैं, जब दोनों में से कोई एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। देन जब कंपैरिजन हो, और सो अतः या इसलिए के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इंटेलिजेंट है, सोहन इज़ इक्वली इंटेलिजेंट, सोहन भी उसी के बराबर इंटेलिजेंट है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज और एस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा वाला भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं, तो हम लोग एज और एस करके जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे इसको, मोहन इज़ इंटेलिजेंट, सोहन इज़ इक्वली इंटेलिजेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन। यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड को हम लोग बीच में रख देते हैं और एज, इसीलिए देखिए एज के बाद बीच में डॉट डॉट रहता है, सो एज के बाद बीच में डॉट डॉट रहेगा। जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब होगा उसको हमको एज और सो एज के बीच में रखना होता है, तो हो जाएगा सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन। क्या, सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ठीक है। उसी प्रकार से अगला देखिएगा, शोइंग कंट्रास्ट, अंतर स्पष्ट करने के लिए भी हम कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, जो हैं जो सामने दी हुई है आपके, जैसे इवन, इफ़, दो और ऑल दो। एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा हुआ है शी इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट, दो सेंटेंस लिखा हुआ है, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, और किस में कंबाइन करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। शी इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट, दो सेंटेंस है। अब इसके भाव को समझना है, शी इज़ पुअर वो गरीब है, शी इज़ ऑनेस्ट वो ईमानदार है। अब देखो बेटा यहाँ पर अंतर स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या कंट्रास्ट की बात हो रही है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। यद्यपि का प्रयोग करेंगे ना, यद्यपि कहते हैं वह गरीब है यद्यपि वह ईमानदार है, तो ऑल्दो का प्रयोग कर देंगे ना, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, ऑल्दो शी इज़ पुअर कॉमा शी इज़ ऑनेस्ट, ठीक है ना, ऑल्दो शी इज़ पुअर कॉमा शी इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर येट को आपको अलग से नहीं लगाना है, ठीक है ना, ऑल्दो ही इनफ है, ऑल्दो शी इज़ पुअर कॉमा शी इज़ ऑनेस्ट, क्लियर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, शोइंग रिजल्ट, परिणाम या परिमाप को प्रदर्शित करना, अर्थात परिणाम को या रिजल्ट को प्रदर्शित करना। मेन कंजंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे सो इन फर्स्ट क्लास एंड इन द सेकेंड क्लास। कैसे, सो इन द फर्स्ट क्लास एंड दैट इन सेकेंड क्लास। कैसे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वॉज क्वाइट टायर्ड, वह बहुत थक गई थी, शी कुड स्कार्सली स्टैंड, वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। कंबाइन करेंगे, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड स्कार्सली स्टैंड, वह इतनी थक गई थी कि बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। ये क्या है, उसका रिजल्ट शो कर रहा है, परिणाम शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सो, किसका प्रयोग करेंगे, सो। यहाँ पर हमने सो लिख दिया ना, सो। अब देखो सो क्या है, सो, हाँ, दैट सेकेंड क्लाउज। अब कैसे करेंगे, सो का प्रयोग फर्स्ट क्लाउज में और दैट का प्रयोग सेकेंड क्लाउज में। सो टायर्ड, शी कुड नॉट स्कार्सली स्टैंड, यहाँ पर दो हो गए ना, एक प्रकार से एक ये हो गया, और दैट के बाद हम लोग उसको जोड़ देंगे, तो दोनों मिलाकर शी वाज
सो टायर्ड दैट शी कुड स्कार्सली स्टैंड, वह इतनी थक गई थी कि बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। ये हो गया हमारा शोइंग रिजल्ट। उसी प्रकार से अगला नंबर है आपका शोइंग पर्पस, उद्देश्य स्पष्ट करने वाले एडवर्ब्स। जैसे मेन कंजंक्शन कौन कौन से हैं? इन ऑर्डर दैट और सो दैट और लिस्ट। लिस्ट मीन्स क्या होता है? लिस्ट मीन्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लिस्ट क्या है? लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि। एग्जाम्पल समझिएगा, शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। शी वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में प्रथम आना चाहती थी। उसने कठिन मेहनत किया, वो क्लास में प्रथम आना चाहती थी। उसके कठिन वर्क करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? कक्षा में प्रथम स्थान लाना। कंबाइन करेंगे हम लोग इसको। उसने कठिन मेहनत किया ताकि, ताकि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो दैट। ये सो दैट मीन्स ताकि। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में प्रथम आ सके ना। हाँ, सेंटेंस समझिएगा। अब मैंने क्या बोला अभी आपको, ये मे और माइट कैसे हो गया, इसका मैटर क्या है, ठीक है ना। कैसे इधर हमने इसको जोड़ दिया, तो इसको भाव को समझना है पहले आपको। मैंने बोला सेंटेंस, दोनों जो सेंटेंस दिए हैं, 2 या 3 सेंटेंस दिए हैं जो सेपरेट में होते हैं, उनको हिंदी में समझना है। हिंदी में समझने के बाद उनको कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस, कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। और वो सेंटेंस ऐसा हो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भाव स्पष्ट करे। वही यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। क्लियर। उसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, आई नंबर देखिए, शोइंग मैनर, ढंग को प्रदर्शित करना, अर्थात उसके मैनर को शो करना। मेन कंजंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे एज, सो फॉर एज, इस तरह से। जैसे द बेल रैंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, दे ऑल केम अप एट वंस, वे सभी तुरंत आ गए। जैसे ही घंटी बजी। एज, ज्यों ही, तो ज्यों ही जोड़ेंगे इसमें, ज्यों ही घंटी बजी सभी इकट्ठा हो गए। दे ऑल केम अप एट वंस एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी वे सभी एक साथ इकट्ठा हो गए। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने का तरीका। हम लोगों ने अभी तक समझा कि किस प्रकार से हम नए कंजंक्शन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगली वीडियो हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कौन कौन से रूल हैं। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।